चैप्टर 2। अगली सुबह 10 बजे नाना अभी भी सो रही थी। वह बुलेवार्ड हॉसमैन में एक बड़े नए घर की दूसरी मंजिल पर रहती थी, जिसके मकान मालिक ने पेंट सूखने के लिए अविवाहित महिलाओं को फ्लैट किराए पर दिए थे। मॉस्को से एक अमीर व्यापारी, जो पेरिस में सर्दी बिताने आया था, ने 6 महीने का किराया एडवांस में देकर उसे वहां ठहराया था। कमरे उसके लिए बहुत बड़े थे और कभी भी पूरी तरह से सुसज्जित नहीं किए गए थे। सोने के कंसोल और सोने की कुर्सियों की भद्दी भव्यता सेकंड हैंड फर्नीचर की दुकान की ब्रिके ब्रैक के साथ एक भद्दा कंट्रास्ट बनाती थी। महोगनी गोल मेज यानी और जिंक कैंडेलेब्रा, जो फ्लोरेंटाइन कांस्य की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब एक वेश्या की तरह लग रहा था, जिसे उसके पहले गंभीर संरक्षक ने बहुत जल्दी छोड़ दिया और वह घिसे पिटे प्रेमियों के पास चली गई। एक खराब शुरुआत की पहली झलक, ऋण देने से इनकार और बेदखली की धमकियों से अपंग। नाना अपने नंगे हाथों में तकिया पकड़े हुए, जिसमें वह नींद में पीले पड़ चुके गालों को दबा रही थी, मुंह के बल सो रही थी। बेडरूम और ड्रेसिंग रूम ही 2 ऐसे कमरे थे जिन्हें एक पड़ोसी असबाबकार ने ठीक से सुसज्जित किया था। एक पर्दे के नीचे से आती हुई रोशनी की किरण ने शीशम के फर्नीचर और बड़े नीले फूलों के पैटर्न वाली आकृति वाली डैम्स्क की कुर्सियों और पर्दों को भूरे रंग की जमीन पर दिखाई दिया। लेकिन उस नींद में डूबे हुए कमरे के नर्म वातावरण में नाना अचानक चौंक कर जाग गई, मानो अपने बगल में एक खाली जगह पाकर हैरान हो गई हो। उसने अपने बगल में पड़े दूसरे तकिए को देखा। उसके टांगों के बीच एक इंसान के सिर का निशान था, वह अभी भी गर्म था। और एक हाथ से टटोलते हुए उसने अपने बिस्तर के सिरहाने के पास बिजली की घंटी की घुंडी दबाई। तो फिर वह चला गया। उसने नौकरानी से पूछा जो उसके सामने आई थी। हाँ मैडम, मॉन्सियर पॉल 10 मिनट पहले ही चले गए थे। मैडम थकी हुई थी, इसलिए वे उन्हें जगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मैडम से कहने का आदेश दिया कि वे कल आएंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, महिला की नौकरानी जोए ने बाहरी शटर खोला। दिन की रोशनी की बाढ़ अंदर आ गई। जोए, एक गहरे भूरे रंग की लड़की, जिसके बाल छोटी छोटी चोटियों में बंधे थे। उसका चेहरा एक लंबा कुत्ते जैसा था, जो एक साथ लाल और सिलवटों से भरा हुआ था। एक छोटी नाक, मोटे होंठ और लगातार चलती हुई 2 काली आंखें। कल कल, नाना ने दोहराया, जो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं थी। क्या कल ही वह दिन है? हाँ मैडम, मॉन्सियर पॉल हमेशा बुधवार को आते हैं। नहीं, अब मुझे याद आया, युवती ने बैठते हुए कहा। सब कुछ बदल गया है। मैं उसे आज सुबह ही यह बताना चाहती थी। वह नीग्रो के खिलाफ दौड़ेगा। हमें एक अच्छी पार्टी करनी चाहिए। मैडम ने मुझे चेतावनी नहीं दी, मुझे इसकी जानकारी नहीं हो सकती, जोए ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैडम अपने दिन बदलेंगी तो उन्हें मुझे बताना चाहिए ताकि मैं जान सकूं। तो फिर वह बूढ़ा कंजूस मंगलवार को नहीं आएगा। वे आपस में इस तरह से अपने 2 आगंतुकों को बूढ़ा कंजूस और निगर कहकर पुकारते थे, जिनमें से एक फॉबर्ग सेंट एनिस का किफायती प्रवृत्ति का व्यापारी था, जबकि दूसरा वालाचियन था, एक नकली काउंट, जिसका पैसा हमेशा सबसे अनियमित अंतराल पर चुकाया जाता था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि यह ईमानदारी से आया हो। डगनेट ने नाना को बूढ़े कंजूस की यात्राओं के बाद के दिनों के बारे में बताने को कहा था, और चूंकि व्यापारी को सुबह 8 बजे तक घर पहुंचना था, इसलिए युवक जोए की रसोई से उसके जाने का इंतजार करता और 10 बजे तक अपनी जगह पर बैठ जाता, जो अभी भी काफी गर्म थी। फिर वह भी अपने काम पर चला जाता। नाना और वह इसे बहुत ही आरामदायक व्यवस्था मानते थे। ये तो और भी बुरा है, नाना ने कहा। मैं आज दोपहर को उसे पत्र लिखूंगी, और अगर उसे मेरा पत्र नहीं मिला तो कल तुम उसे अंदर आने से रोक दोगे। इस बीच जोए कमरे में धीरे धीरे टहल रही थी। उसने कल के बेहतरीन गाने के बारे में बताया। मैडम ने बहुत बढ़िया गाना गाया था। आह, मैडम को अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाना ने अपनी कोहनी तकिए में गड़ाकर जवाब में सिर्फ सिर हिलाया। उसकी नाइट ड्रेस उसके कंधों पर खिसक गई थी और उसके बाल, खुले और उलझे हुए, उन पर झुंड में बह रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, वह सोच में पड़ गई, लेकिन समय बचाने के लिए क्या करना होगा? आज मुझे तरह तरह की परेशानियां होंगी। अब देखते हैं,
क्या आज सुबह दरबान ऊपर आया है? फिर दोनों औरतें गंभीरता से आपस में बातें करने लगीं। नाना पर 3/4 किराया बकाया था। मकान मालिक फर्नीचर जब्त करने की बात कर रहा था। फिर लेनदारों की भी बाढ़ आ गई थी। एक अस्तबल वाला, एक सुई बुनाई करने वाली, एक महिला दर्जी, एक कोयला व्यापारी और इसके अलावा अन्य लोग थे जो हर दिन आते थे और छोटे से हॉल में एक बेंच पर बैठ जाते थे। कोयले का व्यापारी खास तौर पर एक भयानक आदमी था। वह सीढ़ियों पर चिल्लाया। लेकिन नाना की सबसे बड़ी परेशानी उसका छोटा लुई था, जिसे उसने 16 साल की उम्र में जन्म दिया था और अब उसे रंबोलेट के पड़ोस के एक गांव में एक नर्स के पास छोड़ दिया था। यह महिला छोटे लुई को वापस देने के लिए सहमत होने से पहले 300 फ्रैंक की राशि के लिए हंगामा कर रही थी। नाना बच्चे से अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से मात्र प्रेम के आवेग में आ गई थी और यह सोचकर हताश थी कि वह एक परियोजना को साकार नहीं कर सकती जो अब उसके लिए एक शौक बन गया था। इससे नर्स को भुगतान मिल गया और छोटे लड़के को उसकी चाची मैडम लेराट के पास बेटिग्नोज में रख दिया गया, जहां वह जब भी चाहे जाकर उससे मिल सकती थी। इस बीच महिला की नौकरानी लगातार संकेत दे रही थी कि उसकी मालकिन को अपनी ज़रूरतें बूढ़े कंजूस को बता देनी चाहिए थीं। हाँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, नाना ने रोते हुए कहा, और उसने मुझे जवाब में बताया कि उसके पास बहुत बड़ी देनदारियां हैं। वह महीने में 1000 फ्रैंक से ज्यादा नहीं दे सकता। नीग्रो अभी भिखारी है। मुझे लगता है कि वो खेल में खो गया है। जहां तक उस बेचारे मिमी का सवाल है, उसे खुद लोन की बहुत ज़रूरत है। स्टॉक में गिरावट ने उसे खत्म कर दिया है। वह अब मेरे लिए फूल भी नहीं ला सकता। वह डगनेट के बारे में बात कर रही थी। अपनी जागृति के आत्मत्याग में उसने जोए से कोई रहस्य नहीं रखा था और बाद में इस तरह के विश्वासों के आदी होने के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक सहानुभूति के साथ स्वीकार किया। चूंकि मैडम ने अपने मामलों के बारे में उससे बात करने की कृपा की थी, इसलिए वह खुद को जो कुछ भी सोचती थी कहने की अनुमति देती थी। इसके अलावा वो मैडम से बहुत प्यार करती थी। उसने मैडम ब्लांच को उसके साथ सेवा करने के लिए विशेष उद्देश्य से छोड़ा था और भगवान जानता था कि मैडम ब्लांच उसे फिर से पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। परिस्थितियां कम नहीं थीं, वह काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन वह संकीर्ण परिस्थितियों में भी मैडम के साथ रहती क्योंकि उसे मैडम के भविष्य पर विश्वास था और उसने अपनी सलाह को सटीकता से बताते हुए निष्कर्ष निकाला। जब कोई जवान होता है तो अक्सर मूर्खतापूर्ण काम करता है, लेकिन इस बार जिंदा दिखना उसका कर्तव्य था क्योंकि पुरुषों ने केवल अपना मजा लेने के बारे में सोचा था। अरे हाँ, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैडम को अपने लेनदारों को शांत करने और अपनी ज़रूरत के पैसे पाने के लिए बस एक शब्द कहना था। ये सब मुझे 300 फ्रैंक पाने में मदद नहीं करेगा, नाना ने अपनी पीठ के बालों के उलझे हुए गुच्छों में उंगलियां डालते हुए बार बार कहा। मुझे आज एक बार में 300 फ्रैंक चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को न जानना मूर्खता है जो तुम्हें 300 फ्रैंक दे सके। उसने बहुत सोचा। वह मैडम लेराट को, जिसका वह उसी सुबह इंतजार कर रही थी, रंबोलेट भेज देती। अचानक उसके मन में आए इस विचार ने पिछली रात की जीत को उसके लिए बेकार कर दिया। उन सभी लोगों में से जिन्होंने उसका उत्साहवर्धन किया था, ये सोचना कि उसके लिए 15 लुई लाने वाला कोई नहीं था और फिर कोई इस तरह से पैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। हे भगवान, वो कितनी बदकिस्मत थी। और वह बार बार अपने बच्चे की बात दोहराती रही। उसकी आंखें देवदूत की तरह नीली थीं। वो इतनी अजीब आवाज में माँ कह सकता था कि आप हंसते हंसते मर जाएंगे। लेकिन इस समय बाहरी दरवाजे पर लगी बिजली की घंटी की आवाज तेज और कांपती हुई सुनाई दी। जोए ने वापस आकर गोपनीय अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, यह एक महिला है। उसने इस महिला को 20 बार देखा था, केवल इतना ही कि उसने यह विश्वास दिलाया कि वो उसे कभी नहीं पहचान पाएगी और कठिनाइयों में फंसी महिलाओं के साथ उसके संबंधों की प्रकृति के बारे में वह बिल्कुल अनभिज्ञ थी। उसने मुझे अपना नाम बताया है, मैडम ट्राइकॉन। ट्रिकॉन, नाना चिल्लाई। यार, ये सच है। मैं उसे भूल गई थी। उसे अंदर ले आओ। जोए ने एक लंबी बूढ़ी महिला को अंदर बुलाया, जिसके बाल घुंघराले थे और वो वकीलों के दफ्तरों में रहने वाली काउंटेस की तरह लग रही थी।
फिर उसने खुद को मिटा दिया और चुपचाप गायब हो गई, जैसे वह किसी सज्जन के आने पर कमरे से बाहर निकलने के लिए हमेशा की तरह ही लचीली, सर्पीली चाल अपनाती थी। हालांकि वो रुक भी सकती थी। ट्राइकॉन बैठा भी नहीं, केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई है। क्या तुम्हें इसकी परवाह है? हाँ, कितना? 20 लुईस। कितने बजे? 3 बजे। तो फिर मामला तय हो गया। ये तय है। ट्राइकॉन ने तुरंत मौसम की स्थिति के बारे में बात की। मौसम शुष्क था, टहलने के लिए सुखद। उसे अभी 4 या 5 लोगों से मिलना था, और वह एक छोटी सी ज्ञापन पुस्तिका देखने के बाद वहां से चली गई। जब वह एक बार फिर अकेली हुई तो नाना को राहत मिली। उसके कंधों में हल्की सी सिहरन हुई और उसने खुद को फिर से अपने गर्म बिस्तर में लपेट लिया, ठंड से प्रभावित बिल्ली की तरह सुस्त हरकतों के साथ। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह अगले दिन लुइसेट को सुंदर कपड़े पहनाने के विचार से मुस्कुराती रही, जबकि वह एक बार फिर उस नींद में डूब गई जिसमें पिछली रात का अंतहीन तालियों की गड़गड़ाहट का लंबा, बुखार भरा सपना संगीत की निरंतर संगत की तरह लौट आया और धीरे धीरे उसकी सुस्ती को शांत कर दिया। 11 बजे जब ज़ोए ने मैडम लेरात को कमरे में दिखाया तो नाना अभी भी सो रही थी, लेकिन शोर सुनकर वह जाग गई और तुरंत चिल्लाई, ये तुम हो? तुम आज रंबोइलेट जाओगे? मैं इसीलिए आई हूँ, आंटी ने कहा। 20:12 पर ट्रेन है। मेरे पास उसे पकड़ने का समय है। नहीं, मुझे पैसे थोड़े ही समय में मिल जाएंगे, युवती ने अपने शरीर को फैलाते हुए कहा। आप दोपहर का भोजन कर लें, फिर हम देखेंगे। ज़ोए एक ड्रेसिंग जैकेट लेकर आई। ना यहाँ है, मैडम, उसने धीरे से कहा। लेकिन नाना ड्रेसिंग रूम में जाना नहीं चाहती थी और वह खुद चिल्ला उठी। अंदर आओ, फ्रांसिस। एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने दरवाज़ा खोला और सिर झुकाया। ठीक उसी समय नाना बिस्तर से उठ रही थी, उसकी नंगी टांगें पूरी तरह से दिखाई दे रही थीं। लेकिन उसने जल्दी नहीं की और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए ताकि ज़ोई ड्रेसिंग जैकेट की आस्तीन खींच सके। फ्रांसिस अपनी ओर से बिल्कुल सहज था और बिना मुड़े अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। शायद मैडम ने अखबार नहीं देखे हैं। फिगारो में एक बहुत अच्छा लेख है। वह पत्रिका लेकर आया था। मैडम लेरात ने अपना चश्मा पहना और खिड़की के सामने खड़ी होकर लेख को जोर से पढ़ा। वह एक पुलिसकर्मी की तरह दिख रही थी और वह अपनी पूरी ऊंचाई तक खींची हुई थी, जबकि जब भी वह कोई वीरतापूर्ण विशेषण बोलती थी तो उसके नथुने सिकुड़ जाते थे। ये फौचेरी द्वारा लिखा गया एक नोटिस था, जो प्रदर्शन के ठीक बाद लिखा गया था, और इसमें कलाकार के बारे में मजाकिया व्यंग्य और महिला के लिए व्यापक प्रशंसा से भरे 2 बहुत ही शानदार कॉलम शामिल थे। बहुत बढ़िया, फ्रांसिस बार बार दोहराता रहा। नाना ने उसकी आवाज़ के बारे में उसके द्वारा की गई निंदा पर हंसी उड़ाई। वह एक अच्छा आदमी था, फौचेरी था, और वह उसे उसके आकर्षक लेखन शैली के लिए पुरस्कृत करेगी। मैडम लेराट ने नोटिस को फिर से पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से घोषणा की कि सभी पुरुषों के पैरों में शैतान था, और उसने अपने बारे में और अधिक बताने से इनकार कर दिया। वह एक संक्षिप्त संकेत से पूरी तरह संतुष्ट थी जिसका अर्थ केवल वही जानती थी। फ्रांसिस ने नाना के बालों को बांधना समाप्त किया। उसने झुककर कहा, मैं शाम के अखबारों पर नज़र रखूंगा। हमेशा की तरह 5:30 बजे, है ना? मेरे लिए बोइसियर से एक बर्तन में पोमेड और 1 पाउंड जले हुए बादाम ले आओ। नाना ने ड्राइंग रूम के उस पार से उसे पुकारा, ठीक उसी समय जब वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर रहा था। फिर दोनों औरतें एक बार फिर अकेली याद करती हैं कि वे गले नहीं मिली थीं, और उन्होंने एक दूसरे के गालों पर बड़े बड़े चुंबन लगाए। नोटिस ने उनके दिलों को खुश कर दिया। नाना, जो अब तक आधी नींद में थी, फिर से अपनी जीत के बुखार से ग्रसित हो गई। प्रिया, ये रोज मिग्नन थी जो एक सुखद सुबह बिताने वाली थी। उसकी चाची थिएटर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था, अचानक भावनाओं ने उसके पेट को खराब कर दिया। नाना ने खुद को शाम की घटनाओं का वर्णन करने के लिए तैयार किया और अपने स्वयं के गायन में नशे में हो गई, जैसे कि पूरा पेरिस तालियों से हिल गया हो। फिर अचानक खुद को रोकते हुए
उसने हंसते हुए पूछा कि क्या कोई कभी यह सब कल्पना कर सकता था जब वह रुए डे ला गोटेरी और के आसपास घूमती थी। मैडम लेराट ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, कोई भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। और उसने अपनी बारी में बात करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने गंभीर मुद्रा धारण की और नाना को बेटी कहा। क्या वह उसके लिए दूसरी माँ नहीं थी, क्योंकि पहली माँ पापा और दादी के पास चली गई थी। नाना बहुत नर्म पड़ गई थी और रोने की कगार पर थी। लेकिन मैडम लेराट ने कहा कि अतीत अतीत है। हाँ, निश्चित रूप से एक गंदा अतीत जिसमें ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर दिन नहीं छेड़ना चाहिए। उसने अपनी भतीजी से मिलना बहुत समय से छोड़ दिया था क्योंकि परिवार के बीच उस पर छोटी सी बात के साथ खुद को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था। हे भगवान, मानो यह संभव हो। उसने विश्वास नहीं मांगा। वो मानती थी कि नाना हमेशा शालीनता से रहती थी और अब उसके लिए उसे फिर से अच्छी स्थिति में पाना और अपने बेटे के प्रति उसकी दयालु भावनाओं को देखना ही काफी था। सदाचार और कड़ी मेहनत ही इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीजें थीं। बच्चे का पिता कौन है? उसने खुद को बीच में रोकते हुए पूछा। उसकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा के भाव थे। नाना आश्चर्यचकित हो गए और एक क्षण के लिए हिचकिचाए। एक सज्जन व्यक्ति, उसने उत्तर दिया। अब तो हो गया, आंटी ने फिर कहा। उन्होंने बताया कि तुमने उसे एक पत्थरबाज से मिलवाया था जो तुम्हें पीटता था। सच में? तुम मुझे एक दिन सब कुछ बता दोगे? तुम जानती हो कि मैं समझदार हूँ। अरे अरे, मैं उसकी ऐसे देखभाल करूंगी जैसे वो किसी राजकुमार का बेटा हो। वो फूल बेचने के व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो चुकी थी और अपनी बचत पर जी रही थी, जिसे उसने 100 फ्रैंक जोड़कर इकट्ठा किया था। अब तक वे उसे सालाना 600 फ्रैंक की आय दिला रहे थे। नाना ने उसके लिए कुछ सुंदर छोटे छोटे घर किराए पर देने और इसके अलावा उसे हर महीने 100 फ्रैंक देने का वादा किया। इस राशि के उल्लेख पर चाची अपने आप को भूल गई और अपनी भतीजी से चिल्लाते हुए कहा कि वो उनका गला दबा दे, क्योंकि वो उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। बेशक, उसका मतलब पुरुषों से था। फिर वे दोनों फिर से गले मिले, लेकिन अपनी खुशी के बीच नाना के चेहरे पर, जब वह बातचीत को वापस लुइसेट के विषय पर ले गई, तो अचानक याद आ गई। क्या ये बोरिंग नहीं है कि मुझे 3 बजे बाहर जाना पड़ता है? वह बुदबुदाए। यह एक झंझट है। तभी जोई यह कहने के लिए आई कि दोपहर का भोजन मेज पर रखा हुआ है। वे डाइनिंग रूम में गए, जहां एक बूढ़ी महिला पहले से ही मेज पर बैठी हुई थी। उसने अपनी टोपी नहीं उतारी थी और उसने एक गहरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो कि पीले और हंस के बीच की थी। नाना उसे देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुई। उसने बस उससे पूछा कि वो बेडरूम में क्यों नहीं आई। मैंने आवाज़ें सुनी, बुढ़िया ने जवाब दिया। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कोई है। मैडम मालोएर, एक सम्मानित दिखने वाली और शालीन महिला, नाना की पुरानी दोस्त, संरक्षक और साथी थी। मैडम लेराट की उपस्थिति ने उसे पहले तो बेचैन कर दिया। बाद में, जब उसे पता चला कि यह नाना की चाची है, तो उसने एक मीठी अभिव्यक्ति और एक मरती हुई मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। इस बीच नाना, जिसने कहा कि वह एक भेड़िए की तरह भूखी थी, खुद को मूली पर फेंक दिया और बिना रोटी के उन्हें खा गई। मैडम लेराट औपचारिक हो गई थी। उसने मूली को कफ के उत्तेजक के रूप में लेने से इनकार कर दिया। जब जोई कटलेट लेकर आई तो नाना ने बस मांस को छीला और हड्डियों को चूसने से खुद को संतुष्ट कर लिया। बीच बीच में वह अपनी पुरानी दोस्त की टोपी को अपनी आंखों के कोनों से देखती रही। ये वह नई टोपी है जो मैंने तुम्हें दी थी, उसने ये कहकर बात समाप्त की। हाँ, मैंने इसे बनाया है, मैडम मालोएर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उनका मुंह मांस से भरा हुआ था। टोपी बहुत ही आकर्षक थी। सामने से यह बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बनाई गई थी और इसे एक ऊंचे पंख से सजाया गया था। मैडम मालोएर को अपनी सभी टोपियों को नए सिरे से सजाने का शौक था। वह अकेली जानती थी कि वास्तव में उसे क्या सूट करता है, और कुछ टांके लगाकर वह सबसे सुंदर हेडगियर से टोपी बना सकती थी। नाना, जिसने उसे यह टोपी इसलिए खरीदी थी ताकि बाहर उसके साथ रहने पर उसे शर्मिंदा न होना पड़े, बहुत परेशान होने वाली थी। किसी भी कीमत पर इसे ऊपर धकेलो, वह चिल्लाई। नहीं, शुक्रिया, बूढ़ी महिला ने गरिमा के साथ उत्तर दिया।
यह मेरे रास्ते में नहीं आता, मैं इसे बहुत आराम से खा सकती हूँ। कटलेट के बाद फूलगोभी और ठंडे चिकन के बचे हुए हिस्से आए। लेकिन हर डिश के आने पर नाना ने थोड़ा मुंह बनाया, झिझकी, सूंघी और अपनी प्लेट को बिना छुए ही छोड़ दिया। उसने प्रिजर्व की मदद से अपना लंच खत्म किया। मिठाई आने में बहुत समय लगा। ज़ोई ने कॉफ़ी परोसने से पहले कपड़ा नहीं हटाया। दरअसल महिलाओं ने कॉफ़ी लेने से पहले अपनी प्लेटें पीछे खिसका दी। वे कल की शानदार शाम के बारे में लगातार बात करती रहीं। नाना सिगरेट बनाती रहीं, जिसे वे अपनी पीछे की ओर झुकी कुर्सी पर ऊपर नीचे झूलते हुए पीती रहीं। और जब ज़ोई पीछे रह गई और साइडबोर्ड के सहारे आराम से बैठी रही, तो पता चला कि कंपनी को उसके इतिहास के बारे में पता चल गया था। उसने बताया कि वह बरसी में एक दाई की बेटी है, जो व्यवसाय में असफल हो गई थी। सबसे पहले उसने एक दंत चिकित्सक और उसके बाद एक बीमा एजेंट के पास काम किया था, लेकिन दोनों ही जगह उसे रास नहीं आई और फिर उसने बिना किसी गर्व के उन महिलाओं के नाम गिनाए, जिनके साथ उसने महिला नौकरानी के रूप में काम किया था। ज़ोई ने इन महिलाओं के बारे में कहा कि वे अपनी किस्मत बनाने वाली महिला थीं। ये बहुत निश्चित था कि उसके बिना एक से अधिक लोगों के पास बताने के लिए कुछ अजीब कहानियां होतीं। इस प्रकार एक दिन, जब मैडम ब्लैंच मिस्टर ऑक्टेव के साथ थी, तो बूढ़ा सज्जन आया। ज़ोई ने क्या किया? उसने ऐसा दिखावा किया कि वह ड्राइंग रूम से गुजरते हुए गिर जाएगी। बूढ़ा लड़का उसकी मदद के लिए दौड़ा, उसके लिए पानी का गिलास लाने के लिए रसोई में गया और मिस्टर ऑक्टेव वहां से खिसक गया। ओह, वो एक अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं, नाना ने कहा, जो उसे कोमल रुचि और एक प्रकार की विनम्र प्रशंसा के साथ सुन रही थी। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, मैडम लेराट ने कहा। मैडम मालोविर के पास जाकर उसने अपनी कुछ गोपनीय बातें बताईं। दोनों महिलाओं ने कॉन्याक में डूबी चीनी की दलील ली और उसे चूसा। लेकिन मैडम मालोविर दूसरों के रहस्यों को सुनने की आदी थीं, बिना अपने बारे में कुछ भी बताए। लोगों ने कहा कि वह एक रहस्यमयी कमरे में रहती थी, जहां कभी कोई नहीं घुसता था। अचानक नाना उत्साहित हो गए। चाकू से मत खेलो, चाची। तुम्हें पता है इससे मुझे मौका मिलता है। बिना सोचे समझे मैडम लेरात ने अपने सामने टेबल पर 2 चाकू रख दिए थे। इसके बावजूद युवती ने खुद को अंधविश्वास के आरोप से बचा लिया। इस प्रकार, अगर नमक खराब हो जाता, तो इसका कोई मतलब नहीं था, शुक्रवार को भी। लेकिन जब चाकू की बात आती, तो ये बहुत अच्छी बात होती, ये कभी भी गलत साबित नहीं हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके साथ कुछ अप्रिय होने वाला था। उसने जम्हाई ली और फिर गहरी ऊब के भाव के साथ, 2 बज चुके हैं, मुझे बाहर जाना होगा। कितना उपद्रव है। दोनों बूढ़ी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। तीनों औरतों ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। ये तो तय है कि जीवन हमेशा मज़ेदार नहीं होता। नाना ने अपनी कुर्सी फिर से पीछे की ओर झुका ली थी और सिगरेट जला ली थी, जबकि बाकी औरतें चुपचाप अपने होंठ सिकुड़ते हुए गहरे दार्शनिक विचार सोच रही थीं। तुम्हारे लौटने का इंतजार करते हुए हम बेसिक का खेल खेलेंगे, मैडम मालोविर ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा। क्या मैडम बेसिक खेलती हैं? निश्चित रूप से मैडम लेराट ने इसे खेला, और वह भी पूर्णता के साथ। ज़ोई को परेशान करना अच्छा नहीं था, जो गायब हो गई थी। मेज का एक कोना काफी अच्छा काम करेगा। और उन्होंने गंदे प्लेटों पर मेज़पोश को पीछे धकेल दिया। लेकिन जब मैडम मालोविर खुद साइडबोर्ड में एक दराज से कार्ड निकालने जा रही थी, तो नाना ने टिप्पणी की कि इससे पहले कि वो अपना खेल खेलने बैठें, यह उनके लिए बहुत अच्छा होगा यदि वो उसे एक पत्र लिखें। पत्र लिखना नाना को उबा देता था। इसके अलावा वह अपनी वर्तनी के बारे में सुनिश्चित नहीं थी, जबकि उसका पुराना दोस्त सबसे अधिक भावनापूर्ण पत्र लिख सकता था। वह अपने बेडरूम में कुछ अच्छे नोट पेपर लाने के लिए दौड़ी। लगभग 3 सूस की कीमत वाली स्याही की एक बोतल वाली स्याहीदानी फर्नीचर के एक टुकड़े पर अव्यवस्थित रूप से खड़ी थी, जिसके बगल में जंग लगी एक कलम थी। पत्र डागुनेट के लिए था। मैडम मालोविर ने स्वयं अपने मोटे अंग्रेजी अक्षरों में लिखा, मेरे प्यारे छोटे आदमी, और फिर उन्होंने उससे कहा कि वो कल न आए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जल्दी से ये भी जोर दिया कि
वह दिन के हर पल विचारों में उसके साथ थी, चाहे वह पास हो या दूर। और मैं 1000 चुंबनों के साथ समाप्त करती हूँ, वह धीरे से बोली। मैडम लेरात ने प्रत्येक वाक्य पर अपनी सहमति व्यक्त की थी और जोरदार सिर हिलाया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसे प्रेम संबंधों के बीच खुद को पाना अच्छा लगता था। बल्कि वो अपनी ओर से कुछ शब्द जोड़ने की इच्छा से भर उठी थी और उसने कोमल भाव से कबूतर की तरह कूकते हुए सुझाव दिया, तुम्हारी खूबसूरत आंखों पर 1000 चुंबन। यही बात है, तुम्हारी सुंदर आंखों पर 1000 चुंबन, नाना ने दोहराया, जबकि दोनों बूढ़ी महिलाओं ने एक धन्य भाव धारण कर लिया। जोई को बुलाया गया और पत्र को आयुक्त के पास ले जाने को कहा गया। वो अभी थिएटर के संदेशवाहक से बात कर रही थी, जिसने उसकी मालकिन को दिन भर के नाटक के विज्ञापन और रिहर्सल की व्यवस्थाएं लाकर दी थीं, जिन्हें वह सुबह भूल गया था। नाना ने इस व्यक्ति को अंदर बुलाया और उसे वापस आने पर उसे डागुनेट ले जाने को कहा। फिर उसने उससे सवाल पूछे। ओह हाँ, मिस्टर बोडेन वे बहुत खुश हुए। लोगों ने आने वाले एक सप्ताह के लिए पहले ही सीटें ले ली थीं। मैडम को उन लोगों की संख्या का अंदाज़ा नहीं था जो सुबह से ही उसका पता पूछ रहे थे। जब वह आदमी चला गया तो नाना ने घोषणा की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए बाहर रहेगी। अगर कोई आगंतुक होगा तो जोई उसे इंतज़ार कराएगी। जब वह बोल रही थी तो बिजली की घंटी बजी। यह उस आदमी की शक्ल में एक लेनदार था जिससे उसने अपनी गाड़ियां किराए पर ली थीं। वह सामने के कमरे में बेंच पर बैठ गया था और वह आदमी रात तक अपनी उंगलियां हिलाने के लिए स्वतंत्र था। अब कोई जल्दी नहीं थी। आओ, हिम्मत रखो, नाना ने कहा, आलस्य और जम्हाई के कारण अभी भी सुस्त और फिर से खींची हुई। मुझे अब वहां पहुंच जाना चाहिए। फिर भी वह नहीं हिली, बल्कि अपनी चाची का खेल देखती रही, जिन्होंने अभी अभी 4 इक्के घोषित किए थे। थोड़ी हाथ पर रखे हुए वह इसमें पूरी तरह से तल्लीन हो गई, लेकिन 3 बजने की आवाज़ सुनते ही वह जोर से चौंक गई। हे भगवान, वह जोर से चिल्लाए। तब मैडम मालोवेर, जो अपने 10 और इक्कों से जीती हुई चालें गिन रही थीं, ने अपनी मधुर आवाज में प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा, बेहतर होगा, प्रिय, कि तुम अपना अभियान तुरंत छोड़ दो। नहीं, जल्दी करो, मैडम लेरात ने कार्डों को फेरते हुए कहा। अगर तुम 4 बजे से पहले पैसे लेकर वापस आ जाओ तो मैं 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ लूंगी। ओह, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, वो बुदबुदाए। 10 मिनट बाद जोई ने उसे ड्रेस और टोपी पहनाने में मदद की। अगर वो बुरी तरह से तैयार हो गई होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह नीचे जाने वाली थी, घंटी की घंटी बजी। इस बार यह चारकोल डीलर था। बहुत अच्छा, वो लिवरी स्टेबल कीपर को साथ रख सकता था, ये लोगों को खुश कर देगा। लेकिन जब उसे किसी दृश्य से डर लगता था तो वह रसोई पार करके पीछे की सीढ़ियों से भाग जाती थी। वह अक्सर उसी रास्ते से जाती थी और बदले में उसे बस अपने फ्लॉन्सेस उठाने पड़ते थे। जब कोई अच्छी माँ होती है तो कुछ भी क्षम्य है, मैडम लेरात के साथ अकेले रहने पर मैडम मालोवेर ने गंभीरता से कहा। 4 राजा, इस महिला ने उत्तर दिया, जिसे नाटक ने बहुत उत्साहित किया। और वे दोनों एक अंतहीन खेल में कूद पड़े। टेबल साफ नहीं की गई थी। दोपहर के भोजन की गंध और सिगरेट के धुएं ने कमरे को एक वातावरणीय, भापदार भाप से भर दिया था। दोनों महिलाओं ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था और चीनी के टुकड़ों को ब्रांडी में डुबोकर उसे चूसना शुरू कर दिया था। कम से कम 20 मिनट तक वे एक साथ खेलती और चूसती रहीं, तभी तीसरी बार बिजली की घंटी बजी और जोए कमरे में घुसी और उन्हें बुरी तरह परेशान किया, जैसे कि वे उसकी अपनी सहेलियां हों। देखो, ये दूसरी रिंग है। तुम जहां हो, वहां नहीं रह सकते। अगर बहुत से लोग बुलाएंगे तो मुझे पूरा फ्लैट लेना पड़ेगा। अब तुम जाओ, जाओ। मैडम मालोवेर खेल खत्म करने के लिए तैयार थी, लेकिन जोए को ऐसा लग रहा था कि वो कार्डों पर झपटने वाली है, इसलिए उसने बिना किसी तरह से उनकी स्थिति बदले उन्हें ले जाने का फैसला किया, जबकि मैडम लेरात ने ब्रांडी की बोतल, गिलास और चीनी को हटाने का काम किया। फिर वे दोनों रसोई में भागे, जहां वे बर्तन सुखाने के लिए बिछाए गए बर्तनों और बर्तन धोने के पानी से भरे कटोरे के बीच खाली जगह पर टेबल पर बैठ गए।
हमने कहा था कि यह 340 है। अब आपकी बारी है। मैं दिल खेलता हूँ। जब ज़ोए वापस लौटी तो उसने पाया कि वे फिर से उसी में मग्न थे। कुछ देर की खामोशी के बाद, जब मैडम लेराट अपने सामान को इधर उधर कर रही थी, मैडम मालोयर ने पूछा कि यह कौन था। ओह, कोई बात नहीं, नौकर ने लापरवाही से कहा, एक बदमाश लड़का। मैं उसे फिर से भेजना चाहता था, लेकिन वह इतना सुंदर लड़का है, जिसकी ठोड़ी पर एक भी बाल नहीं है और नीली आंखें और लड़की जैसा चेहरा। इसलिए मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, जिसे उसने एक बार भी नीचे रखने की इजाज़त नहीं दी। कोई भी उसे एक गुलदस्ता पकड़ाना चाहेगा, ऐसा बदमाश जिसे अभी भी स्कूल में होना चाहिए। मैडम लेरात अपने लिए ब्रांडी और पानी मिलाने के लिए पानी की बोतल लेने चली गईं। चीनी की गांठों ने उन्हें प्यासा कर दिया था। ज़ोए ने कुछ इस तरह से कहा कि अगर वह भी कुछ पी ले तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा कि उसका मुंह कड़वाहट से भरा हुआ था। तो तुमने उसे डाल दिया? मैडम मालोयर ने आगे कहा। ओह हाँ, मैंने उसे कमरे के अंत में एक कोठरी में रखा है, वह छोटी सी बिना साज सज्जा वाली कोठरी। वहाँ मेरी महिला का सिर्फ एक ट्रंक और एक मेज है। मैं वहाँ लबास को रखता हूँ। और वह अपने गिलास में खूब सारी चीनी डाल रही थी, तभी बिजली की घंटी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ओह, ये सब लानत है। क्या वे उसे शांति से शराब पीने नहीं देंगे? अगर घंटियां बजती तो सब ठीक हो जाता। फिर भी वह दरवाज़ा खोलने के लिए भागी। कुछ देर बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि मैडम मालोयर उससे एक नज़र में सवाल कर रही थीं। ये कुछ भी नहीं है, उसने कहा, केवल एक गुलदस्ता है। तीनों ने खुद को तरोताजा किया, एक दूसरे को अभिवादन के संकेत में सिर हिलाया। फिर जब ज़ोए आखिरकार टेबल साफ करने में व्यस्त थी, एक एक करके प्लेटें निकालकर सिंक में रख रही थी, तो दो और रिंग एक दूसरे के करीब आ गईं। लेकिन वे गंभीर नहीं थीं, क्योंकि रसोई में चल रही चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए उसने 2 बार अपनी घृणा भरी अभिव्यक्ति दोहराई। कुछ नहीं, सिर्फ एक गुलदस्ता। इसके बावजूद, जब उन्होंने फूल आने के बाद एंट्रूम में लेनदारों के चेहरे का वर्णन सुना तो बूढ़ी औरतें अपनी चालों के बीच हंस पड़ीं। मैडम को अपने गुलदस्ते अपनी टॉयलेट टेबल पर मिलेंगे। ये कितना अफसोस की बात है कि वे इतने महंगे थे और आपको उनके लिए केवल 10 सूस ही मिल सकते थे। अरे यार, हाँ, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। जहाँ तक मेरी बात है, मैडम मालोयर ने कहा, मुझे इस बात से संतुष्टि होगी कि मेरे जीवन का हर दिन मुझे उतना मिले जितना पेरिस के पुरुषों ने महिलाओं के लिए फूलों पर खर्च किया था। अब तुम्हें पता है, तुम्हें खुश करना मुश्किल नहीं है, मैडम लेरात ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, किसी के पास धागा खरीदने के लिए बस इतना ही होगा। 4 रानियां, मेरी प्यारी। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। ज़ोए हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मालकिन इतनी देर से बाहर क्यों है। आमतौर पर जब मैडम को दोपहर में बाहर जाना पड़ता था, तो वह दोगुनी तेजी से काम निपटा लेती थी। लेकिन मैडम मालोयर ने कहा कि हमेशा कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। मैडम लेरात ने कहा, सच में, जिंदगी में कई बाधाएं हैं। सबसे अच्छा तरीका इंतजार करना था। अगर उसकी भतीजी आने में देर कर रही थी, तो इसका कारण ये था कि उसके कामों ने उसे रोक दिया था, है न? इसके अलावा, वे ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, रसोई में आराम से काम चल रहा था। और जब दिल बाहर निकल रहे थे, तो मैडम लेरात ने हीरे फेंके। घंटी फिर बजी, और जब ज़ोई पुनः प्रकट हुई तो वह उत्साह से जल रही थी। मेरे बच्चों, यह मोटा स्टीनर है। उसने दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ धीमी करते हुए कहा। मैंने उसे छोटे से बैठकखाने में रख दिया है। इसके बाद मैडम मालोयर ने मैडम लेरात से बैंकर के बारे में बात की, जो ऐसे किसी सज्जन को नहीं जानती थी। क्या वह रोज मिग्नन को जाने देने की तैयारी कर रहा था? ज़ोए ने अपना सिर हिलाया, वह 1-2 बातें जानती थी। लेकिन एक बार फिर, उसे जाकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। यहाँ है भाई। जब वह वापस आई तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह नीग्रो है। उसे यह बताना अच्छा नहीं था कि मेरी औरत बाहर गई है, और इसलिए वह बेडरूम में आकर बैठ गया है। हमें आज शाम ही उसके आने की उम्मीद थी। 4:15 बजे नाना अभी तक नहीं आई थी।
वह क्या चाहती थी? यह उसकी मूर्खता थी। 2 और गुलदस्ते लाए गए और ज़ोए ऊब रही थी, ये देखने के लिए कि क्या कोई कॉफ़ी बची है। हाँ, महिलाएं स्वेच्छा से कॉफ़ी खत्म कर लेंगी, इससे वे जाग जाएंगी। अपनी कुर्सियों पर झुकी हुई बैठी हुई, वे आदतन हरकत के साथ अपनी उंगलियों के बीच लगातार अपने कार्ड लेने के कारण सोने लगी थीं। आधे घंटे की आवाज़ आई। मैडम के साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा, और वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगीं। अचानक मैडम मालोयर अपने आप को भूल गईं और खनकती आवाज़ में घोषणा की, मेरे पास 500 हैं। ट्रम्प, मेजर क्विंट। ओह, चुप रहो, ज़ोए ने गुस्से से कहा। वे सभी सज्जन क्या सोचेंगे? और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया और अपने खेल को लेकर झगड़ रही 2 बूढ़ी महिलाओं की फुसफुसाती हुई बुदबुदाहट के बीच पीछे की सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज़ आई। आखिरकार यह नाना थी। दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसकी सांस फूलने लगी। वह अचानक अंदर आ गई, उसका चेहरा बहुत लाल दिख रहा था। उसकी स्कर्ट, जिसकी डोरी शायद टूटी हुई थी, सीढ़ियों पर लटक रही थी, और उसके फ्लॉन्सेस को किसी अप्रिय चीज़ के पोखर में डुबोया गया था जो पहली मंजिल की लैंडिंग पर बह कर आई थी, जहां नौकरानी एक नियमित फुहर थी। यहाँ आप हैं। ये भाग्यशाली है, मैडम लेराट ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि वह मैडम मालोयर के 500 पर अभी भी नाराज थी। आप जिस तरह से लोगों को इंतज़ार करवाती हैं, उससे आप खुद की तारीफ कर सकती हैं। मैडम समझदार नहीं हैं, सचमुच वे समझदार नहीं हैं, ज़ोई ने कहा। नाना पहले से ही परेशान थी और इन निंदाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया। क्या लोगों ने उसे इस तरह से स्वीकार किया था क्योंकि वह इतनी परेशान थी? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? एह, वह रोई। चुप रहो मैडम, वहाँ लोग हैं, नौकरानी ने कहा। फिर धीमी आवाज़ में युवती ने सांस फूलते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा समय बिता रहा हूँ? क्यों, इसका कोई अंत नहीं था। मुझे तुम्हें वहाँ देखना अच्छा लगता। मैं गुस्से से उबल रहा था। मेरा मन किसी को थप्पड़ मारने का कर रहा था, और घर आने के लिए कोई टैक्सी नहीं थी। सौभाग्य से यह यहाँ से बस एक कदम की दूरी पर है, लेकिन इसकी परवाह मत करो, मैं बस घर भाग गया। तुम्हारे पास पैसे हैं? चाची ने पूछा। प्रिय, वो प्रश्न, नाना ने उत्तर दिया। वह स्टोव के पास एक कुर्सी पर बैठ गई थी, क्योंकि इतनी भागदौड़ के बाद उसके पैर जवाब दे चुके थे, और सांस लेने के लिए रुके बिना उसने अपने पैरों के पीछे से एक लिफाफा निकाला जिसमें 400 फ्रैंक के नोट थे। वे एक बड़े से छेद से दिखाई दे रहे थे जिसे उसने अंदर की चीज़ों के बारे में सुनिश्चित करने के लिए जंगली उंगलियों से फाड़ दिया था। उसके इर्द गिर्द खड़ी 3 औरतें लिफाफे को घूर रही थीं, जो एक बड़ा, मुड़ा हुआ, गंदा डिब्बा था, जो उसके छोटे दस्ताने वाले हाथों में जकड़ा हुआ था। अब बहुत देर हो चुकी थी, मैडम लेराट कल तक रंबोइलेट नहीं जाएंगी, और नाना ने लंबी व्याख्याएं शुरू कर दीं। वहाँ आपका इंतजार कर रहे लोग हैं, महिला की नौकरानी ने दोहराया। लेकिन नाना फिर से उत्साहित हो गई। कंपनी शायद इंतजार करे, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वह सभी के पास जाएगी। और जब उसकी चाची ने पैसे के लिए हाथ बढ़ाना शुरू किया। अरे नहीं, सारे नहीं, उसने कहा। नस के लिए 300 फ्रैंक, आपकी यात्रा और खर्च के लिए 50, यानी 350। 50 फ्रैंक में रख लूंगी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि खुले पैसे कैसे जुटाए जाएं। घर में 10 फ्रैंक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मैडम मालोयर को संबोधित भी नहीं किया, जिनके पास कभी 600 ओमनिबस से ज्यादा नहीं था। वे बिल्कुल उदासीन तरीके से सुन रही थीं। आखिरकार ज़ोए कमरे से बाहर चली गई, ये कहते हुए कि वह जाकर अपने बक्से में देखेगी, और वह 100 के टुकड़ों में 100 फ्रैंक वापस ले आए। उन्हें मेज के एक कोने पर गिना गया, और मैडम लेराट ने अगले दिन लुईसेट को अपने साथ वापस लाने का वादा करके तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। तुम कहते हो कि वहां कोई कंपनी है? नाना ने कुर्सी पर बैठकर आराम करते हुए कहा। हाँ मैडम, 3 लोग। और ज़ोए ने सबसे पहले बैंकर का जिक्र किया। नाना ने मुंह बनाया। क्या उस आदमी स्टीनर ने सोचा था कि वह खुद को बोर होने देगी क्योंकि उसने कल शाम उसे एक गुलदस्ता दिया था? इसके अलावा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, उसने कहा। आज मैं नहीं आऊंगी।
जाकर कहो कि अब तुम मुझसे मिलने की उम्मीद नहीं करते। मैडम इस मामले पर विचार करेगी। मैडम मॉन्सियर स्टीनर का स्वागत करेगी। ज़ोए ने अपनी जगह से हिले बिना गंभीरता से कहा। वह अपनी मालकिन को एक और मूर्खतापूर्ण गलती करने की कगार पर देखकर नाराज थी। फिर उसने वलाचियन का जिक्र किया, जिसे अब तक बेडरूम में अपने हाथों पर भारी लटके रहने का समय मिल जाना चाहिए था, जिस पर नाना पहले से ज्यादा क्रोधित और जिद्दी हो गई। नहीं, वो किसी से नहीं मिलेगी, किसी से नहीं। किसने उसे ऐसा खिलता हुआ जोंक जैसा आदमी भेजा था? सबको बाहर निकालो। मैं मैडम मालोविर के साथ बेसिक का खेल खेलने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा करना ज्यादा पसंद है। घंटी बजने से उसकी बात बीच में ही रुक गई। यह आखिरी तिनका था। एक और भिखारी। उसने ज़ोए को जाने और दरवाज़ा खोलने से मना किया, लेकिन वह उसकी बात सुने बिना ही रसोई से बाहर चली गई, और जब वो वापस आई तो उसने कुछ कार्ड वापस लाए और अधिकारपूर्वक कहा, मैंने उनसे कहा कि मैडम मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। सज्जन लोग ड्राइंग रूम में हैं। नाना गुस्से से उछल पड़ी थी, लेकिन कार्डों पर लिखे मार्क्विस डी चॉड और काउंट मुफ्त डी ब्यूविले के नामों ने उन्हें शांत कर दिया। एक दो पल के लिए वह चुप रहीं। वे कौन हैं? उसने आखिरकार पूछा। तुम उन्हें जानते हो? मैं उस बूढ़े आदमी को जानती हूँ, ज़ोए ने उत्तर दिया, और अपने होठों को चुपचाप बंद कर लिया। और उसकी मालकिन ने अपनी आंखों से उससे सवाल करना जारी रखते हुए सरलता से कहा, मैंने उसे कहीं देखा है। इस टिप्पणी ने युवती का मन बदल दिया। अफसोस के साथ वह रसोई से बाहर निकल गई, वह भाप से भरी गर्मी का आश्रय, जहां आप बात कर सकते थे और कॉफी पॉट के सुखद धुएं के बीच आराम कर सकते थे, जिसे मुट्ठी भर जलते अंगारों पर गर्म रखा जा रहा था। वह मैडम मालोविर को अपने पीछे छोड़ गई। वह महिला अब ताश के पत्तों से अपना भाग्य पढ़ने में व्यस्त थी। उसने अभी तक अपनी टोपी नहीं उतारी थी, लेकिन अब अधिक सहज होने के लिए उसने डोरियां खोली और उन्हें अपने कंधों पर वापस फेंक दिया। ड्रेसिंग रूम में, जहां ज़ोए ने उसे चाय का गाउन पहनाने में तेजी से मदद की, नाना ने पुरुष लिंग पर चुपके से गालियां बकते हुए खुद से बदला लिया कि वे सभी उसे कैसे बोर कर रहे थे। इन बड़े शब्दों ने महिला की नौकरानी को थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि उसने दर्द के साथ देखा कि उसकी मालकिन अपनी मूल स्थिति से उतनी तेजी से ऊपर नहीं उठ रही थी जितनी वह चाहती थी। उसने खुद को शांत करने के लिए मैडम से भीख मांगने की हिम्मत की। बिल्कुल यकीन मानिए, नाना का कठोर जवाब था, वे सुअ हैं, वे इस तरह की चीजों में गर्व महसूस करते हैं। फिर भी, उसने अपनी राजकुमारी जैसी मुद्रा अपनाई, जैसा कि वो उसे कहती थी। लेकिन जब वह ड्राइंग रूम में जाने के लिए मुड़ी तो ज़ोए ने उसे रोक लिया और खुद मार्क्विस डी चॉड और काउंट मुफ्त को ड्रेसिंग रूम में पेश किया। ये बहुत बेहतर था। मुझे खेद है कि मैंने आपको इंतजार करवाया, सज्जनों, युवती ने विनम्रतापूर्वक कहा। दोनों आदमी झुके और बैठ गए। कढ़ाईदार ट्यूल का एक पर्दा छोटे से कमरे में धुंधलका बनाए रखता था। ये फ्लैट का सबसे सुंदर कक्ष था, क्योंकि इसमें कुछ हल्के रंग के कपड़े लटके हुए थे और इसमें जड़ाव लकड़ी में फ्रेम किया हुआ एक शेवल ग्लास, एक लाउंज कुर्सी और कुछ अन्य कुर्सियां थीं जिनमें हाथ और नीले साटन के असबाब थे। टॉयलेट टेबल पर गुलदस्ते गुलाब, बकाइन और जलकुंभी फूलों के एक बहुत बड़े खंडहर की तरह लग रहे थे। उनकी खुशबू तेज और गहरी थी, जबकि जगह की नम हवा के माध्यम से, जो वॉशस्टैंड की खराब सांसों से भरी हुई थी, कभी कभी अधिक तीखी गंध की महक आती थी, कुछ अनाज या सूखे पचौली की गंध जो एक कप के तल पर बारीक पाउडर में पिसी हुई थी। और जब उसने खुद को संभाला और अपनी ड्रेसिंग जैकेट को खींचा, जो ठीक से बंदी नहीं थी, तो नाना को अपने टॉयलेट पर आश्चर्य हुआ। उसकी त्वचा अभी भी नम थी। वो मुस्कुराई और अपने तामझाम और लेस के बीच काफी चौंक गई। मैडम, आप हमारी जिद को माफ करेगी, काउंट मुफ्त ने गंभीरता से कहा। हम एक खोज पर आए हैं। महाशय और मैं जिले के परोपकारी संगठन के सदस्य हैं। मार्क्विस डी चॉड ने वीरतापूर्वक ये भी कहा। जब हमें पता चला कि इस घर में एक महान कलाकार रहता है, तो हमने खुद से वादा किया कि हम अपने गरीब लोगों के दावों को बहुत ही खास तरीके से उनके सामने रखेंगे। प्रतिभा कभी भी दिल के बिना नहीं होती। नाना ने विनम्रता का दिखावा किया। उसने सिर हिलाकर उन्हें उत्तर दिया, साथ ही साथ तेजी से विचार भी किया।
ये बूढ़ा आदमी ही होगा जो दूसरे को लाया था। उसकी आंखें बहुत दुष्ट थीं। और फिर भी दूसरे पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसके मंदिरों के पास की नसें इतनी अजीब तरह से फूली हुई थीं। वो खुद ही आ सकता था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह इस तरह था। दरबान ने उन्हें उसका नाम दिया था और वे एक दूसरे को उकसा रहे थे, प्रत्येक अपने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। सज्जनों, निस्संदेह आपका यहाँ आना बिल्कुल सही था, उसने बहुत ही शालीनता के साथ कहा। लेकिन बिजली की घंटी की आवाज ने उसे फिर से कांपने पर मजबूर कर दिया। एक और कॉल और जोए हमेशा दरवाजा खोलती है, वह आगे कहती रही। किसी को देने में ही खुशी मिलती है। अंत में वह खुश हो गई। मैडम, मार्क्विस ने फिर कहा, काश तुम्हें इसके बारे में पता होता। यहाँ बहुत दुख है। हमारे जिले में 3000 से ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और फिर भी यह सबसे अमीर जिलों में से एक है। आप अपने मन में वर्तमान संकट जैसी कोई चीज नहीं देख सकते। बच्चों के पास रोटी नहीं है, महिलाएं बीमार हैं, बिल्कुल भी मदद के बिना हैं, ठंड से मर रही हैं। बेचारे आत्माएं। नाना बहुत दुखी होकर चिल्लाए। उसकी करुणा की भावना इतनी तीव्र थी कि उसकी सुंदर आंखों में आंसू भर आए। अब वो व्यवहार का अध्ययन नहीं कर रही थी, वह एक तेज चाल से आगे झुकी और उसकी खुली हुई ड्रेसिंग जैकेट के नीचे उसकी गर्दन दिखाई देने लगी, जबकि उसके घुटनों की मुड़ी हुई स्थिति उसकी स्कर्ट के पतले कपड़े के नीचे जांघ के गोल आकार को रेखांकित करने का काम कर रही थी। मार्क्विस के शव जैसे गालों पर खून की हल्की लाली दिखाई दी। काउंट मुफ्त, जो बोलने ही वाला था, ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उस छोटे से कमरे की हवा बहुत गर्म थी, उसमें ग्रीनहाउस की घनी, भारी गर्मी थी। गुलाब मुरझा रहे थे और कप में पचौली से मादक गंध तैर रही थी। नाना ने कहा, ऐसे मौकों पर कोई भी बहुत अमीर बनना चाहेगा। अच्छा, हम में से हर कोई वही करता है जो हम कर सकते हैं। मेरा विश्वास करो सज्जनों, अगर मुझे पता होता। वह मूर्खतापूर्ण भाषण देने के लिए दोषी होने के कगार पर थी, वह दिल से इतनी पिघल गई थी। लेकिन उसने अपनी बात पूरी नहीं की और एक पल के लिए ये सोचकर चिंतित हो गई कि उसे याद नहीं आ रहा है कि उसने अपने 50 फ्रैंक कपड़े बदलने के लिए कहाँ रखे थे। लेकिन आखिरकार उसे याद आया, वे उसके टॉयलेट टेबल के कोने पर एक उल्टे पोमेटम पॉट के नीचे होंगे। जैसे ही वह उठने की क्रिया में लगी, घंटी काफी देर तक बजती रही। शानदार, उनमें से एक और, ये कभी खत्म नहीं होगी। काउंट और मार्क्विस दोनों भी उठ गए थे और बाद वाले के कान ऊपर उठे हुए लग रहे थे और मानो दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हों। निस्संदेह वह इस तरह की घंटी को जानता था। मुफ्त ने उसकी ओर देखा, फिर उन्होंने एक दूसरे की नजरें हटा लीं। उन्हें अजीब लगा और एक बार फिर से उन्होंने अपनी ठंडी मुद्रा अपना ली। एक अपने घने बालों के साथ चौकोर और ठोस दिख रहा था, दूसरा अपने दुबले कंधों को पीछे खींच रहा था, जिसके ऊपर उसकी पतली सफ़ेद लटों की लंटें गिर रही थीं। मेरा विश्वास है, नाना ने 10 बड़े चांदी के सिक्के लाते हुए कहा और इस पर हंसने का निश्चय किया। मैं इसे आपको सौंपने जा रहा हूँ सज्जनों। ये गरीबों के लिए है। और उसकी ठोड़ी पर प्यारा सा डिंपल स्पष्ट हो गया। उसने अपनी पसंदीदा मुद्रा, अपनी मिलनसार बच्ची की अभिव्यक्ति अपनाई, जब उसने 5 फ्रैंक के सिक्कों का ढेर अपनी खुली हथेली पर रखा और उसे पुरुषों को दिया, जैसे कि वह उनसे कह रही हो, तो फिर कौन कुछ चाहता है। काउंट दोनों में से ज्यादा समझदार था। उसने 50 फ्रैंक लिए लेकिन एक सिक्का पीछे छोड़ दिया और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए उसे युवती की त्वचा से ही निकालना पड़ा, एक नम, कोमल त्वचा, जिसके स्पर्श से उसके अंदर रोमांच पैदा हो गया। वह पूरी तरह से खुश थी और हंसना बंद नहीं कर रही थी। आइए सज्जनों, उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं और भी कुछ दूंगी। सज्जनों के पास अब रुकने का कोई बहाना नहीं था और वे झुककर दरवाजे की ओर चले गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाले थे, घंटी फिर से बज उठी। मार्क्विस एक हल्की मुस्कान नहीं छिपा सका, जबकि एक भौं ने काउंट को पहले से भी अधिक गंभीर बना दिया। नाना ने उन्हें कुछ सेकंड के लिए रोक दिया ताकि जोई को नए लोगों के लिए एक और कोना खोजने का समय मिल सके। उसे अपने घर पर बैठकें पसंद नहीं थीं, केवल इस बार पूरा स्थान भरा हुआ होगा।
इसलिए जब उसने ड्राइंग रूम को खाली देखा तो उसे बहुत राहत मिली और उसने खुद से पूछा कि क्या ज़ोई ने वास्तव में उन्हें अलमारियों में ठूंस दिया है। अलविदा सज्जनों, उसने ड्राइंग रूम की दहलीज पर रुकते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी हंसती हुई मुस्कान और स्पष्ट, बादल रहित नज़र से उन्हें चाट लिया हो। काउंट मुफेट ने थोड़ा सा झुकाया। अपने महान सामाजिक अनुभव के बावजूद उसे लगा कि उसने अपना संतुलन खो दिया है। उसे हवा की जरूरत थी। वो उस ड्रेसिंग रूम में फूलों की खुशबू के साथ पैदा होने वाली चक्करदार भावना से अभिभूत था, जिसमें एक स्त्रीत्व था जिसने उसे घुटन दी। और उसकी पीठ के पीछे मार्क्विस डी चौड, जो निश्चित था कि उसे नहीं देखा जा सकता था, ने इतनी हिम्मत की कि उसने नाना को आंख मारी। ऐसा करते ही उसका पूरा चेहरा अचानक अपना भाव बदल गया और उसकी जीभ उसके मुंह से लटकने लगी। जब युवती उस छोटे से कमरे में वापस आई, जहां ज़ोई पत्रों और विजिटिंग कार्ड्स के साथ उसका इंतजार कर रही थी, तो वह पहले से भी अधिक जोर से हंसते हुए चिल्लाए, तुम्हारे लिए 2 भिखारी हैं। अरे, वे मेरे 50 फ्रैंक लेकर भाग गए। वह नाराज नहीं हुई। उसे यह बात मजाक लगी कि पुरुषों को उससे पैसे लेने चाहिए। वैसे भी वे सुअ थे, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। लेकिन कार्ड और पत्रों को देखते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। पत्रों के बारे में क्यों? उसने कहा, पास। वे उन लोगों के थे जिन्होंने कल रात उसकी प्रशंसा करने के बाद अब अपनी घोषणाएं कर रहे थे। और जहां तक कॉल करने वालों का सवाल है, वे अपना काम कर सकते थे। ज़ोई ने उन्हें जगह जगह रख दिया था और उसने फ्लैट की महान क्षमताओं पर ध्यान आकर्षित किया, जिसका हर कमरा गलियारे में खुलता था। मैडम ब्लैंच के यहाँ ऐसा नहीं था, जहाँ लोगों को ड्राइंग रूम से होकर जाना पड़ता था। अरे हाँ, मैडम ब्लैंच को इस पर बहुत परेशानी हुई थी। तुम उन सबको भगा दोगे? नाना ने अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा। शुरुआत नीग्रो से करो। ओह मैडम, मैंने उसे कुछ समय पहले ही मार्चिंग ऑर्डर दे दिए थे, ज़ोई ने मुस्कुराते हुए कहा। वो केवल मैडम को बताना चाहता था कि वह आज रात नहीं आ सकता। इस घोषणा पर बहुत खुशी हुई और नाना ने ताली बजाई। वह नहीं आ रहा था, क्या अच्छी किस्मत है। तब वह आज़ाद हो जाएगी। और उसने राहत की सांस ली, जैसे कि उसे सबसे घिनौनी यातना से मुक्त कर दिया गया हो। उसका पहला विचार डगनेट के लिए था। बेचारी बत्तख, क्यों? उसने उसे गुरुवार तक इंतजार करने के लिए लिखा था। जल्दी जल्दी, मैडम मालोयर को दूसरा पत्र लिखना चाहिए। लेकिन ज़ोई ने घोषणा की कि मैडम मालोयर अपनी आदत के अनुसार किसी की नज़र में नहीं आई। जिस पर नाना उसके पास किसी को भेजने की बात करने के बाद हिचकिचाने लगी। वह बहुत थकी हुई थी। एक लंबी रात की नींद, ओह ये कितना मज़ेदार होगा। इस तरह के उपहार के विचार ने आखिरकार उसे अभिभूत कर दिया। एक बार किसी तरह से वह खुद को इसकी अनुमति दे सकती थी। मैं थिएटर से वापस आकर बिस्तर पर चली जाऊंगी, उसने लालच से बड़बड़ाते हुए कहा, और तुम मुझे दोपहर से पहले नहीं जगाओगे। फिर उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तो अब उठो, बाकी लोगों को नीचे धकेलो। ज़ोई ने कोई हरकत नहीं की। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपनी मालकिन को खुलकर सलाह देगी, लेकिन अब उसने मैडम को अपने अनुभव का फ़ायदा देने के लिए हरकत की, जब ऐसा लग रहा था कि मैडम अपना गुस्सा दीवार से टकरा रही हैं। मॉन्सियूर स्टीनर भी? उसने रूखे स्वर में पूछा। क्यों? जरूर, नाना ने जवाब दिया। बाकी सबसे पहले नौकरानी अभी भी इंतजार कर रही थी, ताकि उसकी मालकिन को सोचने का समय मिल सके। क्या मैडम को अपने प्रतिद्वंद्वी रोज मिग्नन से ऐसे अमीर सज्जन को दूर करने पर गर्व नहीं होगा? एक ऐसा आदमी जो सभी थिएटरों में जाना जाता था। अब जल्दी करो मेरे प्यारे, नाना ने कहा, जो स्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी, और उससे कहो कि वह मुझे परेशान करता है। लेकिन अचानक ही उसकी भावनाएं बदल गईं। कल शायद उसे उसकी जरूरत पड़े। इस पर वह हंसी, 1-2 बार आंख मारी और शरारती अंदाज में चिल्लाई, सब कुछ कहने और करने के बाद, अगर मैं उसे चाहता हूं तो अब भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। ज़ोई बहुत प्रभावित हुई। अचानक प्रशंसा से अभिभूत होकर
उसने अपनी मालकिन को देखा और फिर बिना किसी विचार विमर्श के स्टीनर को घर से बाहर निकाल दिया। इस बीच नाना ने धैर्यपूर्वक 1 या 2 सेकंड प्रतीक्षा की ताकि उसे जगह को साफ करने का समय मिल सके, जैसा कि उसने कहा था। किसी ने कभी ऐसी घेराबंदी की उम्मीद नहीं की होगी। उसने अपना सिर ड्राइंग रूम में घुमाया और पाया कि वह खाली था। डाइनिंग रूम भी खाली था, लेकिन जब वह शांत मन से अपनी यात्रा जारी रखती थी, यह महसूस करते हुए कि कोई पीछे नहीं रह गया है, उसने एक कोठरी का दरवाजा खोला और अचानक एक बहुत ही युवा व्यक्ति को देखा। वो एक ट्रंक के ऊपर बैठा था, अपने घुटनों पर एक बड़ा गुलदस्ता पकड़े हुए और बेहद शांत और बेहद अच्छे व्यवहार वाला लग रहा था। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, वह चिल्लाए। अभी भी उनमें से एक वहाँ है। वो बहुत छोटा लड़का उसे देखते ही नीचे कूद पड़ा और खसखस की तरह लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने गुलदस्ते का क्या करे, जिसे वह एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमाता रहा, जबकि उसके चेहरे पर भावनाओं की चरम सीमा झलक रही थी। उसकी जवानी, उसकी शर्मिंदगी और फूलों से जूझते हुए उसके अजीबोगरीब रूप ने नाना का दिल पिघला दिया और वह जोर से हंस पड़ी। खैर, अब वही बच्चे आ रहे थे, है न? पुरुष लंबे कपड़े पहने हुए आ रहे थे, इसलिए उसने सारी शान शौकत छोड़ दी, परिचित और मातृत्वपूर्ण बन गई, अपने पैर थपथपाए और मस्ती के लिए पूछा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी नाक पोंछूं, है ना बेबी? हाँ, लड़के ने धीमे, विनती भरे स्वर में उत्तर दिया। इस जवाब ने उसे पहले से कहीं ज्यादा खुश कर दिया। वह 17 साल का था, उसने कहा। उसका नाम जॉर्जेस ह्यूगन था। वह कल रात वेरिएट्स में था और अब वो उससे मिलने आया था। ये फूल मेरे लिए हैं। हाँ, तो फिर इन्हें मुझे दे दो, मूर्ख। लेकिन जैसे ही उसने उससे गुलदस्ता लिया, वह उसके हाथों पर कूद पड़ा और अपने जीवन के सबसे आकर्षक समय की तरह ही लालची उत्सुकता से उन्हें चूम लिया। उसे जाने देने के लिए उसे पीछना पड़ा। तुम्हारे लिए एक भयानक छोटा लार टपकाने वाला ग्राहक था, लेकिन जैसे ही उसने उसे डांटा, वह गुलाबी लाल हो गई और मुस्कुराने लगी। और इसके साथ ही उसने उसे उसके काम के लिए भेज दिया, उसे बताया कि वह फिर से आ सकता है। वो लड़खड़ाता हुआ चला गया, वो दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाया। नाना अपने ड्रेसिंग रूम में वापस चली गई, जहां फ्रांसिस ने शाम के लिए उसके बाल संवारने के लिए लगभग उसी समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने शीशे के सामने बैठी और हेयरसा के फुर्तीले हाथों के नीचे अपना सिर झुकाते हुए वह चुपचाप ध्यानमग्न रही। हालांकि कुछ ही देर में ज़ोई ने प्रवेश किया और टिप्पणी की, उनमें से एक है, मैडम, जो जाने से इनकार कर रहा है। बहुत अच्छा, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसने शांति से उत्तर दिया। अगर ऐसा होता है तो वे फिर भी आते रहेंगे। उनसे कहो कि वे प्रतीक्षा करें। जब उन्हें बहुत भूख लगेगी तो वे चले जाएंगे। उसका मूड बदल गया था और अब वह लोगों को बिना किसी कारण के प्रतीक्षा करवाने में प्रसन्न थी। एक सुखद विचार उसे बहुत मनोरंजक लगा। वह फ्रांसिस के हाथों से बच निकली और भागकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वे अब वहां जितना चाहें उतना भीड़ लगा सकते थे, वे शायद दीवार में छेद करने से परहेज करेंगे। ज़ोई रसोई की ओर जाने वाले छोटे से दरवाजे से अंदर बाहर आ जा सकती थी। हालांकि बिजली की घंटी पहले से कहीं ज्यादा जोर से बज रही थी। हर 5 मिनट में एक स्पष्ट, जीवंत छोटी सी आवाज़ नियमित रूप से दोहराई जाती थी, जैसे कि यह किसी अच्छी तरह से समायोजित तंत्र द्वारा उत्पन्न की गई हो। और नाना समय बिताने के लिए इन घंटियों को गिनती थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। मैंने पूछा, मेरे जले हुए बादाम कहाँ हैं? फ्रांसिस भी जले हुए बादामों के बारे में भूल रहा था, लेकिन अब उसने अपने फ्रॉक कोट की जेबों में से एक कागज़ का थैला निकाला और उसे एक आदमी की तरह विवेकपूर्ण तरीके से पेश किया जो किसी महिला को उपहार दे रहा हो। फिर भी जब भी उसका हिसाब किताब चुकाने की बारी आती तो वह हमेशा जले हुए बादाम अपने बिल में डाल देता। नाना ने थैला अपने घुटनों के बीच रखा और अपनी मिठाइयाँ चबाने लगी, समय समय पर हेयरसा के कोमल स्पर्श के तहत अपना सिर घुमाती रही। अरे वाह, वो कुछ देर की खामोशी के बाद बुदबुदाई, तुम्हारे लिए एक सेना है। 3 बार, एक के बाद एक, घंटी बजी।
इसकी आवाज़ें तेज़ और उग्र हो गई थीं। कुछ मामूली झनकारें थीं जो पहली बार की घोषणा की तरह हकलाती और कांपती हुई लग रही थीं। कुछ तेज़ घंटियां थीं जो किसी खुरदरे स्पर्श से कंपन करती थीं और कुछ जल्दी जल्दी बजती हुई घंटियां थीं जो पूरे घर में थरथराती हुई तेज़ी से गूंजती थीं। यह एक नियमित गड़गड़ाहट थी, जैसा कि ज़ोए ने कहा, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो पड़ोस को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। ये देखकर कि पुरुषों की एक पूरी भीड़ एक के बाद एक हाथीदांत के बटन पर प्रहार कर रही थी। उस बूढ़ी जोकर बोडेनवे ने वास्तव में अपने संबोधन में बहुत ज्यादा ही उदारता दिखाई थी। क्यों? कल का पूरा घर आ रहा था। वैसे, फ्रांसिस, क्या तुम्हारे पास 5 लुईस हैं? नाना ने कहा। वो पीछे हटा, ध्यान से उसके सिर पर पहने जाने वाले कपड़े को देखा और फिर धीरे से बोला, 5 लुईस, यही हिसाब है। आह, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें प्रतिभूतियां चाहिए, उसने आगे कहा, और अपनी बात पूरी किए बिना ही उसने बगल के कमरों की ओर इशारा किया। फ्रांसिस ने 5 लुईस उधार दिए। ज़ोए, हर क्षणिक विश्राम के दौरान, मैडम की चीज़ें तैयार करने के लिए आती रही। जल्द ही वह उसे कपड़े पहनाने के लिए आई, जबकि हेरेसा हेडेड्रेस को कुछ अंतिम रूप देने के इरादे से रुका रहा। लेकिन घंटी लगातार महिला की नौकरानी को परेशान कर रही थी, जिसने मैडम को आधे बंधे हुए और केवल एक जूते में छोड़ दिया। अपने लंबे अनुभव के बावजूद नौकरानी अपना दिमाग खो रही थी। हर नुक्कड़ और कोने को कब्जे में लेने और हर जगह लोगों को अच्छी तरह से रखने के बाद उसे उन्हें 3 और 4 में बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, जो पूरी तरह से उसके सिद्धांतों के विपरीत प्रक्रिया का एक तरीका था। अगर वे एक दूसरे को खा गए तो उनके लिए यह बहुत बुरा होगा। इससे उन्हें और जगह मिल जाएगी। और नाना अपने सावधानी से बंद दरवाजे के पीछे छिपकर उन पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि वह उन्हें हाँफते हुए सुन सकती है। वे वहाँ अपनी जीभ बाहर निकाले हुए बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, जैसे कि उनके पीछे बहुत सारे बोवा बैठे हों। कल की सफलता अभी खत्म नहीं हुई थी और पुरुषों के इस समूह ने उसकी गंध का पीछा किया था। बशर्ते वे कुछ भी न तोड़ें, वो बुदबुदाए। उसे कुछ चिंता होने लगी, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे की दरारों से उनकी गर्म सांसें आ रही हैं। लेकिन ज़ोए ने लेबोर्डेट को अंदर बुलाया और युवती ने राहत की सांस ली। वो उसे शांति के न्यायालय में उसके लिए तय किए गए हिसाब के बारे में बताने के लिए उत्सुक था। लेकिन वह नहीं आई और बोली, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। हम साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद तुम मुझे वेरिएट्स तक ले जाओगे। मैं 9:30 बजे से पहले नहीं जाऊंगा। अच्छे बूढ़े लेबोर्डेट कितने भाग्यशाली थे कि वह आए। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी किसी से कोई उपकार नहीं मांगा। वह केवल उन महिलाओं का मित्र था जिनके छोटे मोटे काम वह उनके लिए व्यवस्थित करता था। इस प्रकार अपने रास्ते में उसने लेनदारों को एंट्रूम में ही विदा कर दिया था। वास्तव में वे अच्छे लोग वास्तव में भुगतान नहीं करना चाहते थे। इसके विपरीत, यदि वे भुगतान के लिए दबाव डाल रहे थे तो ये केवल मैडम की प्रशंसा करने और कल की उनकी शानदार सफलता के बाद व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवा की पेशकश को नवीनीकृत करने के लिए था। चलो चलें, नाना ने कहा, जो अब तक कपड़े पहन चुकी थी। लेकिन उसी समय ज़ोए फिर से चिल्लाते हुए अंदर आई, मैं अब दरवाज़ा खोलने से इनकार करता हूँ। वे सीढ़ियों के नीचे भीड़ में इंतज़ार कर रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे भीड़ थी। फ्रांसिस खुद, अपनी अंग्रेजी शैली के बावजूद, जो कि वह दिखाने के लिए अभ्यस्त था, अपनी कंघी लगाते हुए हंसने लगा। नाना, जिसने पहले ही लेबोर्डेट का हाथ पकड़ लिया था, उसे रसोई में धकेल दिया और भागने में सफल रही। आखिरकार वह पुरुषों से बच गई और उसे खुशी हुई कि अब वह बेवकूफ़ी भरी रुकावटों के डर के बिना कहीं भी उसकी संगति का आनंद ले सकती है। तुम मुझे मेरे दरवाजे पर वापस देखोगे, उसने कहा जब वे रसोई की सीढ़ियों से नीचे उतरे। उस स्थिति में मैं सुरक्षित महसूस करूंगी। बस कल्पना करो, मैं पूरी रात अकेले सोना चाहती हूँ। हाँ, पूरी रात। यह एक तरह का मोह है, प्यारे लड़के।